कभी सोच कर देखो कि एक ऐसा इंसान जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव दिए गए, जिसके बचपन में ही उसकी आंख फोड़ दी गई, जिसके एक हाथ कट चुका था और एक पैर भी फ्रैक्चर था, मगर फिर भी वो अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राणा संग्राम सिंह की, जिन्हें इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है। कौन थे राणा सांगा, क्या कहानी थी उनकी, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ के एक राज परिवार में राणा संग्राम सिंह का जन्म होता है। इनके पिता राणा रायमल उस समय मेवाड़ के राजा थे और इनके भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। एक बार की बात है जब ये अपने भाइयों के साथ ज्योतिष के पास गए अपना हाथ दिखाने के लिए। तो ज्योतिष ने इनका हाथ देखकर इन्हें बताया कि भविष्य में इनके हाथ में मेवाड़ का राजा बनने का योग लिखा है। और तभी से इनके भाई इनसे जलने लगे। इनके और इनके भाइयों के बीच में एक दिन बहस हुई, जिस बहस में राणा संग्राम सिंह को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। इनके भाइयों ने इनकी एक आंख फोड़ दी। इस घटना के बाद ये अपने भाइयों से बार बार उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने घर से संन्यास ले लिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वक्त के साथ साथ पहले इनके भाइयों की और फिर इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्हें संन्यास से वापस घर बुलाकर मेवाड़ का राज्य सौंप दिया गया। जब बाहरी आक्रमणकारी हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए आए थे तो राणा सांगा ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक परंपरा भी चलाई थी, जिसका नाम था पाती परवन परंपरा। इस परंपरा के अनुसार सभी हिंदू सनातनी राजाओं को बुलाकर एक शपथ ली जाती थी कि जब तक इस देह में प्राण है तब तक हम इस वीर भूमि भारतवर्ष पर अधर्मियों का अधिपत्य नहीं होने देंगे। मेवाड़ का राज्य सौंपे जाने के बाद राणा संग्राम सिंह ने एक के बाद एक युद्ध छेड़ दिए, जिसमें मालवा, गुजरात और लोधी के युद्ध भी शामिल है। इन तीनों जगहों पर युद्ध छेड़ने के बाद कई दिनों तक युद्ध चला। युद्ध में आखिरकार जीत राणा सांगा की हुई। राणा सांगा ने यहाँ पर जीत के बाद मुस्लिम सल्तनत को यहाँ से उखाड़ फेंका और यहाँ पर हिंदू राजाओं को राज्य करने की अनुमति दे दी गई। इधर जब ये खबर इब्राहिम लोधी ने सुनी कि राणा सांगा लगातार मुस्लिम संघ को मिटाता जा रहा है, तो इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में एक मार्च मेवाड़ के खिलाफ निकाल दिया और मेवाड़ पर हमला बोल दिया। ये युद्ध इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी की बहुत बुरी तरह से हार हुई और उनकी कई सैनिक बहुत बुरी तरह जख्मी होकर, घायल होकर वापस चले गए। इसके बाद राणा सांगा ने लगातार युद्ध पर युद्ध किए। माना जाता है कि राणा सांगा ने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से भी अधिक युद्ध में जीत हासिल की थी। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि 100 युद्ध करके और जीत हासिल करना। उस वक्त राणा सांगा अपने शिखर पर थे। ये वो समय था जब हिंदुस्तान में बाबर लगातार एक के बाद एक अपनी सीमाओं को बढ़ाता जा रहा था और हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश बनाना चाहता था। बाबर अपनी सीमाओं को बढ़ाता बढ़ाता दिल्ली तक पहुंच गया और उसने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाकर दिल्ली पर राज करना शुरू कर दिया। तो वो 5 दिन के लिए आगरा रुका और आगरा रुकने के बाद उसने फतेहपुर सीकरी पर अपना अधिकार जमा लिया। बाबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी पर कब्जा करने के बाद बाबर और राणा सांगा के बीच पहला युद्ध बयाना नाम की एक जगह पर हुआ था, जिसमें बाबर की पूरी तरह हार हुई थी। बाबर के सैनिक और सेनापति सभी जख्मी होकर वापस लौट गए, जिसके बाद बाबर को यह ज्ञात हो गया कि राणा सांगा से जीत पाना इतना भी आसान नहीं जितना वो सोचता है। इधर राणा सांगा लगातार एक के बाद एक युद्ध जीतते जा रहे थे और उधर बाबर भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। बाबर जानता था कि उसकी सेना बहुत कम है और राणा की सेना बहुत अधिक है और अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो पहले हिंदुओं को तोड़ना पड़ेगा। फिर क्या था, उसने तैयारी कर दी एक भीषण युद्ध की जो इतिहास में अपनी छाप छोड़ने वाला था। वो युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के पास अत्यधिक सेना होने के कारण बाबर ने तुर्कियों से तोप और बंदूकें मंगवाई। इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी युद्ध में तोप और बंदूकों को इस्तेमाल किया गया हो। 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक एक गांव में राणा और बाबर का युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध के दौरान बाबर ने अपनी सेना को 3 भागों में डिवाइड कर रखा था। सेना का एक भाग सेंटर में था, एक लेफ्ट में था और एक राइट में था। बाबर ने जब युद्ध के बीच में ये देखा कि वो हार रहा है, तब उसने तुलगमा नीति अपनाई, जिसमें वो सैनिकों के पीछे से तोप का इस्तेमाल करता था। इस सेना के पीछे बाबर ने तोप, बंदूक और कुछ घुड़सवार खड़े कर रखे थे, ताकि पहले सेना हो और फिर घुड़सवार तोप हो। तोप को पीछे खड़ा करने का कारण यह था कि आसानी से कोई तोप और बंदूकों तक न पहुंच पाए। मगर इतने प्रयत्नों के बाद भी
बाबर युद्ध हार रहा था। लेकिन इसी बीच राजा शिलादित्य जी ने, जिन्हें सालार तोमर के नाम से भी जाना जाता है, अपने 30,000 सैनिक राणा की सेना में से हटाकर बाबर की सेना में ऐड कर दिए। जब उनका ध्यान इस दृश्य पर था तब उनके सर पर एक गोली आकर लगी, जिससे राणा सांगा हाथी से नीचे गिरकर मूर्छित हो गए। लगभग 1 घंटे तक यही स्थिति बनी रही। सेना इधर और उधर बिखरती रही। सेना की ऐसी बिखरी हुई स्थिति देखकर तब झाला के राजा अज्झा ने सेनापति की जिम्मेदारी थामते हुए युद्ध को दोबारा शुरू कर दिया। युद्ध के दोबारा शुरू होने पर बाबर की सेना एक बार फिर से कमजोर पड़ने लगी, मगर राजा अज्झा को युद्ध नीति का इतना ज्ञान नहीं था कि वे बाबर की सेना को बहुत देर तक कंट्रोल कर पाते या बाबर की सेना से जीत पाते। घायल होने के बाद राणा सांगा के ही कुछ विरोधियों ने राणा सांगा को खाने में जहर देकर मार डाला और इस तरह अंत हुआ एक वीर योद्धा का। जैसे एक बांध नदी को बांध कर रखता है, ऐसे ही राणा सांगा ने बाहरी आक्रमणकारियों को हमारे देश में आने नहीं दिया। इसी तरह से उन्होंने एक बांध बनकर बाहरी आक्रमणकारियों को रोका। ये सिर्फ कहावतों में आज तक हमने सुना था। राणा सांगा की वीरता को देखकर हम कह सकते हैं कि वे एक ऐसे योद्धा थे जो अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे। हमारे देश के इतिहास में ऐसे राजा भी हुए हैं जिनकी वीरता का कोई अंत ही नहीं था, जैसे कि राणा सांगा। मगर अफसोस की बात यह है कि हम आज अपने इतिहास और अपने वीर राजाओं के बारे में सब कुछ भुला चुके हैं। हमें याद ही नहीं कि हमारे देश में कितने वीर राजा हुए थे और कितने बलिदान दिए गए थे। हम भी अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते, मगर हमारा इतिहास हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हम अपने इतिहास की ओर अग्रसर होंगे। हम जानेंगे कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करना, भले सब्सक्राइब मत करना।